सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों से अपोजिशन के इस्तीफ़ों की सूरत में क्या होगा? तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि स्पीकर ने इस्तीफ़े मंजूर किए तो ज़िमनी इलेक्शन होगा, लेकिन इस्तीफ़ों की तादाद के हवाले से कानून खामोश है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। ज़ेशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेशान, बताएगा इस मामले पर इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? में शामिल सियासी जमातें हैं, उनकी जानिब से जो मुमकिन तौर पर इस्तीफ़े देने का ऐलान किया जा रहा है। अगर वो इस्तीफ़े कौमी और सूबाई असम्बलियों में पेश किए जाते हैं, मुतल्लिका स्पीकर्स को पेश किए जाते हैं, तो इस हवाले से हमारे इलेक्शन कमीशन हुकाम से बात हुई है। उनके मुताबिक जो इस्तीफ़े आएंगे वो उनकी तादाद मानी नहीं रखती, क्योंकि कानून इस पर खामोश है। अगर कौमी असम्बली में 157 अरकान है अपोजिशन के, वो तमाम अरकान इस्तीफ़े दे भी देते हैं, तो कानून के मुताबिक इन तमाम सीटों पर जो है ज़िमनी इलेक्शन होगा। इलेक्शन कमीशन सीटें खाली होने के 60 दिन के अंदर अंदर ज़िमनी इंतखाब कराने का पाबंद है। ताहम स्पीकर के पास ये जब पहुंचेंगे इस्तीफे, तब उस पर कार्रवाई का आगाज होगा। स्पीकर से कबल इन इस्तीफों की कोई मानी इनका नहीं है, कोई इनकी वक़्त नहीं है। अगर स्पीकर के पास ये इस्तीफे आए और स्पीकर इन इस्तीफों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर नशिस्तों को हाली करार देगा और 60 दिन के अंदर अंदर इन नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब करवाएगा। जी, ये भी बताइएगा ज़ेशान कि क्या जनरल इलेक्शन के हवाले से या मिड टर्म इलेक्शन के हवाले से भी कोई इंदिया इस किस्म का आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी, इलेक्शन कमीशन हुकाम से जब हमें बात हुई तो उनका ये कहना है कि चूँकि कानून इस पर खामोश है, जनरल इलेक्शंस के लिए जो मुतल्लिका असम्बली है उसके, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के वज़ीर आज़म हो, वो असम्बली तहलील कर सकते हैं। असम्बली तहलील होने की सूरत में उस पर जनरल इलेक्शन करवाया जा सकता है। ताहम नशिस्तें जो हैं वो चाहे 157 अपोजिशन की सीटें हैं कौमी असम्बली में, वो तमाम नशिस्तें खाली हो जाएँ, उस पर जनरल इलेक्शन नहीं लेकिन ज़िमनी इलेक्शन होगा। कानून के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन होता है, क्योंकि कौमी असम्बली और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें ऐसा कोई कानून नहीं है कि 157 या अपोजिशन की जितनी सीटें हैं उन तमाम सीटों पे जो है इस्तीफा आने के बाद जनरल इलेक्शन होता। हम जो कानून खामोश है उसको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन एक्ट के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन इन तमाम नशिस्तों पे होगा। जी, ठीक है। ज़ेशान भट्टी, आप साथ रहिएगा, इसी बारे में बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़िमनी इलेक्शन की बात की जा रही है फ़िलहाल तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और कहा यह गया है कि कानून इस बारे में खामोश है कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे उन इस्तीफ़ों की बिना पर या ज़िमनी इलेक्शन होंगे। अभी उनका ये कहना है कि फ़िलहाल ज़िमनी इलेक्शन ही करवाए जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये खौफजदा है, इन्हें पता है ज़िमनी इलेक्शन में रिजल्ट क्या आना था। इस महंगाई में, बेरोजगारी में, बैड गवर्नेंस में ये जानबूझ के कोरोना को इस्तेमाल करके इन्होंने इलेक्शन लंबे किए हैं। मगर एक मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक जगह नहीं, अमेरिका नहीं, बेशुमार दुनिया में इलेक्शन हुए हैं कोरोना के होते हुए, और टर्न आउट जो है वो पहले से भी ज्यादा होता रहा है। तो दुनिया में अगर ये बहाना नहीं बनाया गया तो पाकिस्तान में क्यों बनाया जाता है? जी, तलाल साहब, ये बताइएगा कि क्या पीडीएम अपोजिशन इत्तेहाद क्या पुरुमीद है कि अगर ये इस्तीफे जाते हैं तो उसके बाद मिड टर्म इलेक्शन ही करवाए जाएंगे? इस्तीफे आज एक हमारे एमएनए अहमद अबीद साहब का आया है, वो इंतहाई खानदानी तौर पर, जज्बाती तौर पर मियां नवाज शरीफ से प्यार करते हैं। उनकी वो अपनी सियासत को और अपनी वो तो जान तक को, मेरा मतलब मियां साहब के हुक्म पर वो मारने को तैयार होते हैं। ये अभी तो मियां साहब ने हुक्म नहीं दिया तो इस्तीफे आने शुरू हो गए। ये जो कहते थे कि इस्तीफे नहीं आएंगे, इन्हें देख लें, अभी तो हुक्म नहीं दिया। जिस दिन पार्टी हुक्म देगी इंशाअल्लाह ताला एक एक पार्टी का मेंबर जो है वो इस्तीफा नहीं बल्कि अपनी सियासत भी कुर्बान कर देगा। ठीक है। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़ेशान भट्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बैरून मुल्क से चीनी का स्टॉक ख़त्म करने के लिए अनोखा फैसला कर लिया गया। फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने मकामी चीनी की फ़रोख्त रुकवा दी। गैर मयारी गैर मुल्की चीनी 83 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि मकामी चीनी का रेट 103 रुपये से 75 रुपये फ़ी किलो पर आ गया है। बैरून मुल्क से मंगवाई गई इस चीनी का स्टॉक ख़त्म करने के लिए अनोखा फैसला कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। शिराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, बताएगा क्या फैसला हुआ इस सिलसिले में?
آباد میں ضلع انتظامیہ نے اس وقت جو مقامی چینی ہے اس کی فروخت کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس جو بیرون ملک سے چینی منگوائی گئی تھی، جو امپورٹ کی گئی تھی، اس چینی کی مقدار بہت زیادہ وافر موجود ہے اور ابھی تک وہ سیل نہیں ہوئی، اور اس چینی کی قیمت جو ہے وہ 83 روپے فی کلو ہے، جبکہ اس وقت جو مقامی چینی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 75 روپے فی کلو ایکس مل ریٹ پہنچ چکا ہے۔ عوام کو اس وقت مہنگی چینی اور غیر معیاری چینی جو ہے فروخت کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بیرون ملک سے آئی ہوئی باریک اور غیر معیاری چینی خریدیں۔ لیکن اس وقت کریانہ ایسوسی ایشن فیصل آباد کی جتنی بھی شوگر ڈیلرز ایسوسیشنز ہیں، انہوں نے اس چینی کو جو ہے وہ خریدنے سے انکار کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چینی اگر سٹور کے اوپر یا کسی کریانہ سٹور کے اوپر پڑی ہو تو فروخت نہیں ہوتی، کیونکہ گاہک یہ چینی لینا خریدنا پسند نہیں کرتا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ چینی نارمل چینی سے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کوانٹٹی میں، تو یہی وجہ اس کو نہ صرف کوانٹٹی میں مہنگی پڑتی ہے بلکہ قیمت میں بھی چینی بہت زیادہ مہنگی ہے۔ تو فیصل آباد کے شہریوں نے، فیصل آباد کے صارفین نے یہ چینی جو ہے وہ خریدنے سے انکار کیا ہے۔ ٹھیک ہے شیراز، بہت شکریہ، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں مقامی چینی پر غیر اعلانیہ پابندی سے چینی کا نیا بحران پیدا ہوگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ امپورٹ ہونے والی چینی غیر معیاری ہے اور یہ قابل استعمال بھی نہیں۔ سیاسی شعور بھی آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اب آہستہ آہستہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہوگی، زیادہ یوز ہوگی، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کو جو کٹے کا ریٹ، جو بوری کا ریٹ ہے ابھی 4039 مارکیٹ میں، ابھی مارکیٹ میں پرچیز کرنے جاؤں گا نا، بوری کوئی 4000 روپے کی دے رہا ہے، کوئی 3900 کی دے رہا ہے، اس کے برابر میں دکان ہے وہ 3800 روپے کی دے رہا ہے۔ یہ حکومت سمجھو ہمارے لیے یہ وبال بنی ہوئی قسم کی ہے۔ وہ چینی تو بالکل بھی استعمال کے قابل نہیں ہے، وہ تو ایسے جو نمک جیسی چینی ہے وہ۔ اس کے علاوہ جو ہمارا پاکستان کا کلچر ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ موٹی چینی یوز کرتے ہیں، تو جو فی الحال دستیاب ہے مارکیٹ میں وہ چینی جو باریک چینی فارغ ہے۔ راولپنڈی میں گیس بحران کی شدت سے جہاں شہری پریشان ہیں، وہیں پہ کاروبار متاثر ہونے سے تاجروں کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری محمد ناصر مرزا نے بھی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، سردار صداقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صداقت، بتائے گا کیا کہنا ہے کاروباری طبقے کا؟ جی بالکل، جب سے سردی کا سیزن سٹارٹ ہوا تو راولپنڈی میں گیس جو ہے وہ ناپید ہو گئی ہے، اور جو شہری ہیں وہ مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت ہم بات کریں کہ صدر چیمبر آف کامرس محمد ناصر مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ گھریلو جو گیس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کمرشل گیس بھی، جس میں CNG اسٹیشن ہے اور بہت سارے اور انڈسٹریاں چلتی ہیں، وہاں پر بھی گیس جو ہے اس کی کمی پائی جاتی ہے، تو اس بارے آپ کا کیا کہنا ہے؟ سب سے پہلے میں 24 چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے دوبارہ چینل چلنے کے اوپر، اور تمام چیمبر کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جہاں تک گیس کی شارٹیج کا سوال ہے، یہ ایک ہر سال کا المیہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ناردرن ایریاز کے اندر نومبر، دسمبر، جنوری کے اندر سردی جو سی اپنے پیک پر ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ ہر دفعہ گورنمنٹ کو ڈیسیجن لینے میں اتنا وقت کیوں لگتا ہے کہ جب وہ پریشانی سر پہ پڑ جاتی ہے تب اس کی امپورٹ کے بارے میں ڈیسیجن کیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گیس کی کمی کا سامنا بڑے عرصے سے ہے، اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ المیہ ہے راولپنڈی کے شہریوں کے لیے، اور حکومت سے انہوں نے التجا کیا ہے کہ اس درینہ مسئلے کو حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا کہنا ہے کہ سردیوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا الارم بجا دیا۔ ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ موسم سرما میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو مسلسل گیس فراہم کی جائے گی۔ اس کے باوجود ایکسپورٹ انڈسٹری گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر سکتی ہے۔ اگر کسی انڈسٹری کی گیس بند ہو جائے تو فوری طور پر آگاہ کیا جائے۔ کراچی کے علاقے لیاری کھڈا مارکیٹ کے قریب عبداللہ ہارون کالج والی گلی میں 5 منزلہ عمارت کی بالکنیز گر گئیں۔ یوسف منزل عمارت کی بالکنیز گزشتہ رات گریں، جس کے باعث فلیٹس کی چھتوں میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اسی حوالے سے بتائیں گے جاوید قائم خانی۔ جی جاوید۔ مارکیٹ میں ایک اور عمارت جو ہے وہ بڑے سہانیے سے لوگ بچ گئے، لیکن 5 منزلہ عمارت کے اندر تقریباً 20 سے زائد خاندان آباد تھے، 20 فلیٹس پر مشتمل یہ عمارت۔ میرے کیمرے مین آپ کو دکھائیں تو اس کا ایک جانب کا حصہ جو ہے مخدوش ہو گیا، اور اس کی بالکنیاں جو ہیں وہ گر کر زمین پر آ گئی ہیں، اور یہ عمارت مکمل 3 سال پہلے جو SBCA نے اسے مخدوش قرار دے کر گرانے کے اقامت دیے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے اسے دوبارہ ریپیئر کر اسے پگڑی سسٹم اور کرایہ داروں کو جو ہے وہ دے کر جو ہے اس میں تقریباً 21 خاندان جو ہے وہ آباد رہائش پذیر تھے۔ گزشتہ رات یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد
से तमाम इलाका मकी और जिसके अंदर रिहाइश थे वो तमाम लोग सड़कों पर ही हैं और अपनी इसको जो है वो बाहिफाजत तमाम लोगों को इससे बाहर निकाल लिया गया था। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन SBCA की टीम जो है ताहाल यहाँ पर नहीं पहुंची और ना ही दोबारा इसका सर्वे किया। अहम काम जो है वो SBCA का है जिसने ये फैसला ठीक है करना जावेद तनखानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। PTV में भारी तनख्वाहों पर तैनात कॉन्ट्रैक्ट अफसरों को बरतरफ कर दिया गया। जिन अफसरों को फारिग किया गया उनमें चीफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स PTV कतरीना हुसैन और चीफ टेक्नोलॉजी अफसर नासिर नकवी भी शामिल हैं। PTV में भारी तनख्वाहों पर तैनात कॉन्ट्रैक्ट अफसरों को बरतरफ कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़ीशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताएगा जिनको बरतरफ किया गया कौन कौन शामिल हैं? देखिए, आज चेयरमैन PTV नईम बुखारी की ज़ेर सदारत पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का इजलास हुआ है जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं। 8 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अफसरान जो 5 लाख से ज़्यादा माहाना तनख्वाह ले रहे थे उनको ओहदे से हटाने का फौरी ऑर्डर जारी कर दिया गया। जो उनको ओहदे से हटाया गया उसमें PTV में चीफ न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कतरीना हुसैन, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर अजहर को भी ओहदे से हटा दिया गया। इसके अलावा PTV के चीफ HR ताहिर मुश्ताक, जबकि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर करंट अफेयर्स खुरम अनवर को भी ओहदे से हटा दिया गया। इसके अलावा PTV के चीफ टेक्नोलॉजी अफसर नासिर नकवी जो कि 8 लाख से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे थे उनको भी ओहदे से हटा दिया गया। और जो उनको लेटर्स जारी किए गए उसमें यह कहा गया है कि PTV मुसलसल खसारे में जा रहा है और 3000 से ज़्यादा उसके रेगुलर मुलाजमीन है। ताहम ये भारी तनख्वाहों पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को भर्ती किया गया था जो कि इदारे के लिए मुसलसल नुकसान का बायस बन रहे थे, इसलिए इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया और वज़ारत इत्तलात को भी आगाह कर दिया गया। और 8 अफसरान ऐसे हैं जो 8 लाख से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे थे, उनको ओहदे से हटाने का आज फैसला हुआ है। ठीक है ज़ीशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है जिसमें सिंध की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने सिंध हुकूमत को बेरोज़गार नौजवानों को रिलीफ देने और भर्तियाँ शुरू करने की हिदायत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद नोडियो, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने बिलावल हाउस पहुंचकर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। इस मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत-ए-हाल और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतलिक वज़ीर आला सिंध ने तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जिसमें खास तौर पर रोजगार के मौके फराहम करने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना सूरत-ए-हाल के हवाले से जो सिंध हुकूमत के इक़दाम है उनको सारा और वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी किए कि रोजगार के ऐसे मौके फराहम किए जाएँ ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके। इसके साथ साथ तमाम तर सरकारी इदारों में जो नौजवानों को फौरी तौर पर मुलाजमत देने का भी हिदायत की। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत मजीद जो अपनी कारकर्दगी बेहतर करे। कई अहम मामला ज़ेर बहस आए। बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से सबको अनफॉलो कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ट्विटर पर फॉलोअर्स की तादाद 1,39,00,000 से ज़ायद थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी और करीबी दोस्तों को भी अनफॉलो कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने करीबी वज़रा और पार्टी ओहदेदारों को भी अनफॉलो कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सहाफ़ियों और सियासतदानों समेत सबको अनफॉलो कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से सबको अनफॉलो कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ट्विटर पर फॉलोअर्स की तादाद 1,39,00,000 है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी और करीबी दोस्तों को अनफॉलो कर दिया है, जबकि करीबी वज़रा, पार्टी ओहदेदार, इसके अलावा करीबी सियासतदान सबको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अनफॉलो कर दिया है। अपने ट्विटर अकाउंट से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फॉलोअर्स की तादाद 1,39,00,000 से ज़ायद है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद ट्विटर पर किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सबको अनफॉलो कर दिया है। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा सबको अनफॉलो कर दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। अब देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंतहाई गैर मामूली तौर पर समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है ट्विटर, उस पर अपने अकाउंट से सबको जो है वो अनफॉलो कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो ट्विटर है उस पर फॉलोइंग 12.9 मिलियन है और वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम जो पार्टी और करीबी पार्टी के साथी हैं, करीबी दोस्त हैं, उनकी जो साबका एहलिया है जमाइमा खान, उन समेत तमाम जो अफराद हैं उनको ट्विटर अकाउंट से अनफॉलो किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिन लोगों को अनफॉलो किया है उनमें जो वज़रा हैं, ख़ुसूसन जो उनके करीबी वज़रा हैं वो भी शामिल हैं। पार्टी के करीबी जो अहदेदारान हैं वो भी अनफॉलो होने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा
जो सीनियर सहाफ़ी हैं और तमाम जो पॉलिटिशियन हैं उन समेत सबको वज़ीर आज़म ने अनफॉलो कर दिया है। ये गैर मामूली इकदाम जो है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किया गया है और अब जो उनका अनफॉलो अकाउंट है उसमें 0 जो है वो फॉलोइंग। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमले को कोरोना होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कायानी रुखसत पर चले गए। आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त ज़मानत पर कल समाअत नहीं हो सकेगी। 9 दिसंबर को नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत ना होने का इम्कान भी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रवां हफ्ते के लिए नए बेंच बना दिए हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 16 दिसंबर को MD कैट के नताइज जारी करेगा। प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले 17 दिसंबर और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले 21 दिसंबर से शुरू होंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन 16 दिसंबर को MD कैट के नताइज जारी करेगा। पंजाब आर्टिस्ट प्रोड्यूसर्स थिएटर्स एसोसिएशन ने लाहौर के 6 थिएटर्स आज रात से खोलने का ऐलान कर दिया। कैसर, सनाउल्लाह और कॉमेडियन नसीम विकी की क़यादत में थिएटर्स फनकारों ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मुलाकात की और थिएटर्स का वक्त बढ़ाने की इस्तदा की। DC लाहौर ने ताउन की यकीन दहानी कराते हुए औकात कार बढ़ाने के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को रेफरेंस भी भेज दिया है। कोरोना केसेस बढ़ने पर MBBS BDS के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल इम्तहानात 1 जनवरी की बजाय 27 जनवरी से शुरू होंगे। सेकेंड प्रोफेशनल MBBS इम्तहानात 12 जनवरी से शुरू होंगे। कोरोना केसेस बढ़ने पर MBBS और BDS के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। शेखुपुरा में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत कार्ड्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने कार्ड के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों के लिए इंतजामात का जायजा लेने के लिए एहसास कफालत सेंटर का दौरा किया और शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद का कहते हुए कार्ड हासिल करने की हिदायत की। कफालत सेंटर पर DPO शेखुपुरा गुलाम मुबशर महकन की खुसूसी हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुंतखब टीम असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल की ज़ेर निगरानी शहरियों की रहनुमाई के लिए कफालत सेंटर पर मौजूद रहे। यहाँ जो है एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से 12,000 पर बेनिफिशरी जो है वो दिया जा रहा है और इसका मकसद यही है कि जितने भी गरीब आदमी हैं उनकी ये माली इमदाद की जाए। इंतज़ामात के हवाले से ये है कि यहाँ हमने क्योंकि ये हाई स्कूल है हमारा, जहाँ हमारे क्लासरूम में फर्नीचर मौजूद है, तो हमने उसी फर्नीचर को इस्तेमाल किया है। अभी ये कोशिश हम ये कर रहे हैं कि कमरों की बजाय जो है वो इनको बिल्कुल ओपन एयर में बिठाया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से ये गवर्नमेंट की भी डायरेक्शन है कि अगर कोई फंक्शन भी है तो वो ओपन एयर में किया जाए। इस हवाले से हम भी इनका सीटिंग अरेंजमेंट अब जो है वो कमरों की बजाय हमारी कोशिश है कि वो हम ओपन एयर में रखें। इसलिए आप देख भी सकते हैं कि हमने यहाँ लॉन के अंदर ही जो है वो इनका तमाम इंतजाम किए हैं। पुलिस हो, वो रेवेन्यू की तरफ से या हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला मौजूद है ताकि वो इनको असिस्ट भी कर रहा है। अगर कोई पैदल चल नहीं सकता तो उसको उठा के भी लेके आ रहे हैं और उनको इस हवाले से फैसिलिटेट कर रहे हैं। लिया के एहसास कफालत सेंटर पर खातून पुलिस एहलकार ने टाइगर फोर्स के कारकुन को थप्पड़ मार दिया। टाइगर फोर्स के एहलकारों ने एहतजाजन काम छोड़ दिया। तर्जुमान के मुताबिक टाइगर फोर्स एहलकार ने लेडी एहलकार का बाजू पकड़ा, जिस पर यह वाकया पेश आया। लिया के एहसास कफालत सेंटर पर खातून पुलिस एहलकार ने टाइगर फोर्स के कारकुन को थप्पड़ मार दिया। मुजफ्फरगढ़ में 20 फीट लंबा अजदहा पकड़ा गया। चनाब किनारा पार्क से शहरियों और पार्क इंतजामिया ने 20 फीट अजदहे को पकड़ा। मुकामी अफराद के मुताबिक अजदहा मुमकिना तौर पर दरिया से पार्क में आया होगा। मुजफ्फरगढ़ में ये 20 फीट लंबा अजदहा पकड़ा गया है। चनाब किनारा पार्क से शहरियों और पार्क इंतजामिया ने इस 20 फीट अजदहे को पकड़ा। मकामी अफराद का कहना है कि यह अजदहा मुमकिना तौर पर दरिया से पार्क में आया है। सिंध पुलिस एक मरतबा फिर एहतसाब ब्यूरो के रडार पर आ गई। एहतसाब ब्यूरो ने 2012 से 2016 तक सिंध पुलिस के शोहदा को जारी फंड्स और मुआवजात की तफसीलात तलब कर ली हैं।
सिंध पुलिस एक मरतबा फिर एहतसाब ब्यूरो के रेडार पर आ गई। एहतसाब ब्यूरो ने 2012 से 2016 तक सिंध पुलिस के शोहदा को जारी फंड्स और मुआवजात की तफसील तलब कर ली है। एहतसाब ब्यूरो की जानिब से तमाम तर तफसीलात सिंध पुलिस से मांगी गई हैं। एक बार फिर से सिंध पुलिस एहतसाब ब्यूरो के रेडार पर है। 2012 से 2016 तक सिंध पुलिस के शोहदा को जारी फंड्स और मुआवजात की तफसीलात तलब की गई हैं। रफ़ीक भुट्टो एडिटर सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रफ़ीक भुट्टो, बताएगा एहतसाब ब्यूरो की जानिब से क्या हिदायत जारी हुई है? जी बिल्कुल, एहतसाब ब्यूरो की जानिब से चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की मंजूरी से कराची रीजनल हेडक्वार्टर ने एक नोटिस सेंट्रल पुलिस आईजी पुलिस को भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 2012 से 2016 तक जो पुलिस के शुहदा के हवाले से जो फंड जारी किया गया है और मुआवजा अदा किया गया है, उसकी तमाम तफसीलात पूरे रिकॉर्ड के साथ जो है वो मुतल्लिका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जमा की जाए और AIG वेलफेयर बजाते खुद जाती हैसियत में पेश हो और तमाम। बहुत शुक्रिया आपका।